शुरू कर कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरे क्यों किए? वो नौजवान जो कई मुद्दत से यहां मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज में और महकमे हेल्थ में काम कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है और कौन सी पार्टी ने उनके साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया, दूसरे मौजू में इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है मशरिक वस्ता से। मशरिक वस्ता में जंग की आग मजीद भड़क उठी है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। जी हां, एक नई हमलों की लहर जो है शुरू कर दी गई है इसराइल के खिलाफ। जरा के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जबकि इसराइली दिफाई निजाम पूरी तौर पर मुतहरिक हो गया, लेकिन बेशतर मिसाइलों को रोकने में जो है नाकाम हो गया। और वहीं पे यह भी कहा जाता है कि कुछ मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने की कोशिश की गई। और इस वक्त जो इन न्यूज को मौसूल इतलात हो रही है, हमलों के बाद इसराइल के कई शहरों में सायरन बज उठे, शहरियों को पूरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई, जबकि रेस्क्यू टीमें मुमकिन मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना हो चुकी हैं। ये ताज़ा हमले ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब खत्ते में पहले ही शदीद कशीदगी जारी है। इतलात के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के अतराफ भी धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिन्हें इसराइली दिफाई निजाम की जानिब से मिसाइल रोकने की भी कोशिश जो है की गई, लेकिन बेशतर मिसाइल जो है जो ईरान की तरफ से दागे गए थे वो अपने अहदाफ पर जाकर फटे। दूसरी जानिब इसराइल ने भी ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और दावा किया जा रहा है कि अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। और वहीं पे ईरान ने भी इस बात का दावा किया है कि उन्होंने पूरी कामयाबी के साथ इसराइल के अंदर अहम मकामात को निशाना बनाया और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इस जंग की शिद्दत में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमेरिका समेत कई ममालिक इस तनाज़ा को फौरी खत्म करने की बात कर रहे हैं, ताहम जमीनी हकाइक इसके बरक्स नजर आ रहे हैं और हमलों का सिलसिला जारी है। तजियाकारों के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो यह तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है, जिसके असरात आलमी मईशत और अमन पर भी मुरतब होंगे। ख़वातीन हज़रात, ये जो हम आपको स्टोरी बता रहे हैं ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, यानी ताज़ा इतलात जो हैं वो मिल रही हैं। और इस वक्त ये इतलात हैं कि ईरान ने एक नई लहर मिसाइलों को शुरू कर दी है इसराइल के खिलाफ। इसराइल के बेशतर इलाकों में इस वक्त मिसाइल फटने की आवाजें भी सुनाई गई और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सायरन बजा दी गई हैं। और जो इस वक्त ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं, इसराइल के अंदर बड़ी पैमाने पर उसने तबाही मचा दी है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अभी भी बहुत सारे मिसाइल जो हैं इस वेव के तहत इस्तेमाल किए जाते हैं और इसराइल में हर जगह इस वक्त सायरन बज रही है। और जो इसराइल का दिफाई निजाम सिस्टम है उसने इन मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेशतर मिसाइल जो है वो अपने अहदाफ पर जाकर फटे। एक डेवलपिंग स्टोरी है। मजीद तफसीलात के साथ मेरे साथी रफी भट्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, ईरान की तरफ से एक नई लहर जो है इसराइल के खिलाफ इस वक्त जारी है, मिसाइल फट रहे हैं और ईरान के अंदर आग बरसाई जा रही है। क्या कुछ खास तफसीलात हैं इस वक्त? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि ईरान, इसराइल व अमेरिका के दरमियान जंग आज 33वें दिन में दाखिल होने के साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की जानिब से जो नए हमले हैं, नई जो फ्रेश वेव ऑफ मिसाइल्स हैं वो इसराइल पे दागी जा रही है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि कहीं जो मेजर सिटीज है इसराइल की उनको निशाना बनाया गया है। फिलहाल के तौर पर आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि तल अवीव में ये मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। दूसरी ओर आईडीएफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और जो बाकी मिसाइल सिस्टम्स वहां पे है वो उनको फजा में ही वहां पे नाकाम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कहीं ऐसे मिसाइल जो है वो अपने अहदाफ पे फटे हैं जहां पे काफी जो नुकसान जो है वो इसराइल को उठाना पड़ा है। और बता दें आपको कि इस वक्त इसराइल के कई शहरों में ये अटैक्स किए जा रहे हैं जहां पे सायरन्स बजाई जा रही है। वहां पे लोगों को बताया जा रहा है कि वो सेफ मकाम यानी बॉम्ब
बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर जाए, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काफी बड़े पैमाने पे जहां जो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसराइल की जानिब से इस अटैक की जो है वो तस्दीक नहीं की गई है कि कहां पे हालांकि अटैक किया गया है, कितने लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, क्या इसमें कोई कैजुअलिटी हुई है, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन ईरानी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि फ्रेश वेव ऑफ मिसाइल्स का जो शुरुआत है वो ईरान की जानिब से शुरू की गई है। मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले 33 दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका, इसराइल और ईरान एक दूसरे पे जो हमले कर रहा है, उनकी जो शिद्दत है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से दावा कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान की जानिब से अटैक्स जो है वो जारी रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो चाहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन जब हम जमीनी हकाइक देखते हैं वहां पे हमें सीधे तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से ईरान अपने हमले जारी रखे हुए है। जिस तरह से हमने देखा पिछले 33 दिनों से लगातार, जहां हमने इसराइल और अमेरिका की जॉइंट एयर स्ट्राइक्स ईरान पे देखी, जहां पे जो हमने देखा कि काफी नुकसान जो है ईरान को उठाना पड़ा था, काफी ज्यादा नुकसान के साथ साथ वहां पे जानी नुकसान भी हुआ। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से जो लेबनान में अटैक्स किए जा रहे हैं, वहां पे कई सिविलियन जो है वो जान बहक भी हुए हैं। और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है, दूसरी ओर आप जानते हैं कि किस तरह से वो कहीं नाटो ममालिक के पास गया और उनको कहा कि वो अपने वॉरशिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भेजे और जो ऑयल रूट वहां पे है उसको महफूज करे। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से सदर ट्रंप का जो मदद थी, जो मदद की गुहार थी, उसको किस तरह से उन मेजर कंट्रीज ने ठुकराया, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदद को मुस्तरद किया और कहा कि वो इस वॉर जोन में नहीं उतरना चाहते हैं। ये अमेरिका और इसराइल की जंग है, वो खुद लड़े। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात करें, इस जंग से बाहर निकले। और जो कहीं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि ये जो जंग इस वक्त चल रही है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ह्यूमिलिएशन साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी जो पोस्ट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उन्होंने पहले ही बताया था कि ईरान में मौजूद जो ईरान की IRGC के कई हेडक्वार्टर्स, एयरक्राफ्ट्स या जो उनकी नेवी है, उन्होंने सीधे तौर पे बताया था कि वो पूरी तरीके से वहां पे खत्म की गई है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो दूसरे ममालिक के पास जा रहा है और कह रहा है कि वो इसमें मुदाखलत करे और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस जंग में सालसी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, ताकि जो इस वक्त खर्चा अमेरिका को इस जंग पे लड़ने में आ रहा है वो रुकना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो अटैक्स किए जा रहे हैं, काफी ज्यादा नुकसान जो है वो इसराइल के साथ साथ जो खलीज ममालिक में वाक़िया अमेरिका के एयर बेसिस बनी हुई है, वहां पे काफी ज्यादा नुकसान अमेरिका को। और आप मेरे साथ बने रहेंगे रफी, आप मेरे साथ बने रहेंगे रफी, लेकिन एक अहम खबर सामने आ रही है, आप मेरे साथ बने रहेंगे। खातिन हज़रात, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइलों की एक ताजा लहर शुरू कर दी है और इसमें कहा जाता है कि कई मिसाइल जो है इसराइल के अंदर जाकर फट गए हैं अपने अहदाफ पे, जिसकी वजह से ईरान की आर्मी को, ईरान की मिलिट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। क्या क्या नुकसान पहुंचा है उस हवाले से भी जैसे ही डिटेल सामने आती हैं आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन अहम और एक बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से पहले अमेरिका ने कहा था कि हमें ईरान पे हमला करना है, वहां पे रिजीम चेंज करनी है, उसके बाद कहा था कि जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको तबाह करना है, फिर उसके बाद अब ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हरमुज को खोलना है। आबनाए हरमुज को खोलने के लिए ट्रंप ने कहा था कि ये हमारे दायात का खेल है, लेकिन उसके बाद कहा कि नेटो ममालिक हमारी मदद करे ताकि हम आबनाए हरमुज को खोल सके। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम क्यों आबनाए हरमुज को खोले, जिन लोगों को इस रास्ते की जरूरत है वो इस सिलसिले में जो है अपने इकदाम खुद उठाए। तो यहां पे एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि ट्रंप को खुद भी नहीं पता कि वो कौन से जाल में फंस गए हैं। ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जंग से निकल जाए, लेकिन इज्जत के साथ। लेकिन ईरान ने भी दो टूक अल्फाज में कहा कि अगर जंग खत्म करनी है तो ये ईरान के शर्त शुरूत पे खत्म होगी, और कहीं से भी कोई रास्ता ट्रंप को नजर नहीं आ रहा है जहां से वो बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क अमेरिका को इस जंग से बाहर निकाल सके। और यहां तक कि
यहां तक कि नाटो ने भी ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया, कहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम ईरान के खिलाफ नहीं लड़ने आएंगे और ना ही आपनाए हरमुज पर अपने बहरी जहाज भेजेंगे। अब ट्रंप कितना फ्रस्ट्रेट हो गया है, अब ट्रंप सीधे सीधे कहता है कि मैं नाटो से अलग हो जाऊंगा या बर्तानिया को इससे अलग कर दूंगा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने नेटो इत्तेहाद को कागजी शेर करार देते हुए दावा किया कि बरतानिया के पास बहरिया नहीं। जब इनसे पूछा गया कि मशरिक वस्ता में तनाज़ा के बाद नेटो में अमेरिका की रुकनीत पर नजरसानी करेंगे, तो ट्रंप का कहना था कि हां, मैं तो कहता हूं कि यह मामला अब नजरसानी से भी आगे बढ़ चुका है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, मैं कभी भी नेटो से कायल नहीं हुआ, मैं हमेशा चाहता था कि यह एक कागजी शेर है और यह बात पुतिन भी जानते हैं। बरतानिया के जंगी बहरी बेड़े की हालत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अब उनके पास तो बहरिया ही नहीं, आप बहुत पुराने हैं और आपके पास ऐसे तैयारा बरदार जहाज थे जो काम नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप जो है इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जिस तरीके से नेटो ममालिक ने उनसे कहा कि यह अमेरिका की जंग है जो उसने इसराइल के लिए शुरू कर दी है, अब वो फंस चुका है इसराइल के साथ, और ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल की बजा दी हैं इस जंग में, दीगर ममालिक कहते हैं कि हम इसमें कूदने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां चाहां से भी अमेरिका का ईरान के लिए दुश्मन का जहाज उड़ेगा, अमेरिका के खिलाफ कोई भी मिसाइल उड़ेगा, उस मुल्क पर हमला होगा, उस बेस पर हमला होगा। रफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी इस ईरान ने ताजा लहर शुरू कर दी है इसराइल के खिलाफ और बड़े पैमाने पर आग बरस रही है इस वक्त इसराइल के अंदर, उसी इसराइल के अंदर जो कभी गाजा में मासूम बच्चों को शहीद करता है, निहत्ते खवातीन को शहीद करता है, लेकिन आज ईरान उसे याद दिला रहा है कि आप निहत्ते लोगों पे जो है बम बरसा रहे थे, मिसाइल बरसा रहे थे, अब देखो कि इस्लामिया जमहूरिया ईरान किस तरीके से तुम्हारी बजाएगा, क्योंकि पासदारान इनकलाब का और ईरान की जुर्रतमंद कौम, गैरतमंद कौम ने पूरी दुनिया को जो है पैगाम दिया है कि खोखला नारा सुपर पावर खुद को कहलाने वाला अमेरिका असल में कितना कमजोर है, बस एक एटम बम के सहारे पे उछल रहा है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 33 दिनों से ये जंग जो चल रही है, जिसमें हमने देखा कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि ईरान में मौजूद जो अहम तनसीबात ईरान की थी या जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पे अटैक करने की जो कोशिश थी अमेरिका और इसराइल की, वो जो है वो जारी थी। और जिस तरह से आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से इसराइल की जानिब से कहीं जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में था उसको अटैक किया गया, वहां पे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो नेचुरल गैस रिफाइनरी थी उसको अटैक किया गया। और उसके बाद जिस तरह से आप जानते हैं कि ईरान ने रिटाइलेशन शुरू किया और कतर में मौजूद जो एक बहुत बड़ी गैस रिफाइनरी थी उसको भी जो है वो अटैक किया। और वहां से हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बाद में जो है इसराइल के कई शहरों, खासतौर पे डिमोना में जो सिजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। और जब कहीं जो सिजिल मिसाइल वहां पे दागी गई जिसमें तकरीबन 180 से ज्यादा जो अफराद थे वो उसमें जख्मी हो गए थे। और ईरान ने सीधे तौर पे इसराइल को एक चेतावनी दी थी कि वो उनके न्यूक्लियर साइट पे भी ये अटैक कर सकते थे, लेकिन उनके लिए वो चेतावनी थी। और जिस तरह से हमने देखा कि इसराइल की जानिब से जो वहां पे पावर प्लांट्स पे जो अटैक्स किए जा रहे थे ईरान के, और उनको रोकने के लिए जो है ईरान की जानिब से वो अटैक किया गया था। और जिस तरह से जो खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि जो फ्रेश वेव ऑफ मिसाइल्स ईरान की जानिब से इस वक्त दागी जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि इसराइल भर में जो है इस वक्त सायरन्स बजाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि वो सेफर मकाम पे चले जाए, यानी जो बॉम्ब शेल्टर्स इसराइल में बनाए गए हैं लोगों के लिए उनको बताया गया है कि वो वहां पे मौजूद रहे, बाहर न निकले। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 33 दिनों से इसी तरीके का माहौल जो है वो इसराइल में बना हुआ है। आप मेरे साथ बने रहेंगे। एक अहम खबर आ रही है, ईरानी पासदारान इनकलाब का बड़ा दावा, ताजा हमलों में 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जी हां, इन्हें न्यूज आपको खबर बता रही है कि पासदारान इनकलाब का बड़ा दावा सामने आया है कि हालिया हमलों की लहर में कम से कम 100 मिसाइल और हमला आवर ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। इस सिलसिले में जो तफसीलात सामने आ रही हैं, पासदारान इनकलाब
के मुताबिक ये हमले एक मुनज़्ज़म कार्रवाई का हिस्सा थे जिनमें बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। और वहीं पे पासदार इनकलाब ने यह भी दावा किया है कि 30 के करीब इब्तदाई इतलात जो मिली हैं उसके मुताबिक इसराइल के 30 फौजी जो है इसमें हलाक हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि हमलों का हदफ मखसूस मकामात थे इसराइल के अंदर, ताहम मजीद तफसीलात पूरी तौर पर जारी नहीं की गई। दिफाई ज़राए के मुताबिक इस बड़े पैमाने के हमले के बाद इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मच गई है। लोग बैंकरों में छुप गए हैं और इसराइल की आर्मी भी बैंकरों के अंदर छुप गई है। रफी, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। रफी, एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही ईरान हमला कर देता है तो इसराइल की फौज भी बैंकरों में छुप जाती है, और दूसरी तरफ अमेरिका के फौजी अड्डे जो कि खलीजी ममालिक है 17 के 17 ईरान ने तबाह कर दिए। और अब जो वहां पे बचे हुए लोग हैं अमेरिका के फौजी, वो उन फौजी अड्डों को छोड़कर होटलों में छुप गए हैं, रिहायशी इलाकों में छुप गए हैं। समझाइए हमें यह बात समझाइए कि जिस तरीके से ईरान के पासदारान इनकलाब खुलेआम जंग में शमूलियत कर रहे हैं, ना किसी घर में छुपे हैं ना किसी होटल में छुपे हैं। अमेरिका के फौजी होटलों में क्यों छुप गए और इसराइल के फौजी बैंकरों में क्यों छुप जाते हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको यहां पे बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जब अमेरिका और इसराइल जॉइंट एयर स्ट्राइक्स तेहरान या जो बाकी ईरान की जो सिटीज है वहां पे करते हैं, उसके बाद जो रिटाइलिएशन ईरान की जानिब से की जाती है, खासतौर पे इसराइल के मुख्तलिफ शहर और खलीज ममालिक में वाकिया जो अमरीकी फजाई अड्डे हैं जहां पे तकरीबन 40,000 के करीब जो अमरीकी फौज है वो वहां पे मौजूद थी। लेकिन पिछले एक महीने से लगभग जहां पे जो अटैक्स ईरान कर रही है, जहां पे जो रिपोर्ट इस वक्त आ रही है और बताया जा रहा है कि जो खलीज ममालिक में वाक़िया अमेरिका के फजाई अड्डे जहां पे मौजूद है वहां पे अब फौज जो है वो निकल गई है। उन्होंने वो फजाई अड्डे अपने वहीं पे छोड़े हैं और सिविलियन इलाकों में चले गए हैं, होटल्स में चले गए हैं और वो अपने अड्डों में वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान की जानिब से जो अटैक्स इस वक्त किए जा रहे हैं उन अटैक्स की शिद्दत कितनी खतरनाक है, इंपैक्ट कितना खतरनाक है। वही जिस तरह से जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही है और बताया जा रहा है कि ईरान ने जो फ्रेश वेव ऑफ मिसाइल इसराइल पे दागा है। और मैं आपको यहां पे याद दिला दूं कि जब एक महीने पहले ये जंग शुरू हो गई थी, हमने देखा था कि किस तरीके से इस्राएली डिफेंस फोर्सेस जो है वो मुख्तलिफ सिटीज में जा रही थी, स्ट्रीट्स में जा रही थी, जहां पे भी सीसीटीवी कैमरास स्ट्रीट्स में नाफिज किए गए थे या घरों में नाफिज किए गए थे, उनको वहां पे गैर फॉल बनाया जा रहा था, उनको वहां पे उखाड़ा जा रहा था। मकसद यही था कि जो ईरानियन इनकमिंग मिसाइल्स ड्रोन्स आते हैं, जितनी तबाही उन ड्रोन्स की वजह से, मिसाइल्स की वजह से वहां पे हो रहा था, जो नुकसान वहां पे हो रहा था, वो उन सीसीटीवी कैमरास में कैद ना हो जाए और वो दुनिया के पास ना पहुंचे। इसके लिए वहां पे आईडीएफ की जानिब से उन सीसीटीवी कैमरास को भी गैर फॉल किया गया। यहां पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो इसराइल है उनकी बुज़दिली कितनी खतरनाक है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जहां पे भी अटैक हो रहे हैं सबसे पहले वहां पे रेस्क्यू टीम्स पहुंचती है, न कि वहां पे जो इस्राएली डिफेंस फोर्सेस है वो वहां पे बाद में चले जाते हैं जब वहां पे देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद वहां पे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस पहुंचती है और बाद में वो वहां पे रेस्क्यू करते हैं। लेकिन जो वहां पे इमरजेंसी सर्विसेज है सबसे पहले वो वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे जो इमरजेंसी सर्विसेज के साथ ये भी खबरें सामने आ रही है, ये भी खबरें सामने आ रही है कि जब भी ईरान हमला करता है तो वो फौजी ढांचा इसराइल का और अमेरिका का तबाह करने के लिए करता है और फौजी अहदाफ को अपना निशाना बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका जब हमला करते हैं ईरान के ऊपर तो स्कूल के ऊपर करते हैं, छोटे बच्चों को शहीद करने के लिए करते हैं, आम सिविलियंस रिहायशी इलाकों पे बमबारी करते हैं। ये बताइए रफी कि इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पे क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जब से ये जंग शुरू हुई है हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो जॉइंट एयर स्ट्राइक्स ईरान पे की गई, जिसमें हमने सबसे पहले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से उनमें कहीं जो एलिमेंट्री गर्ल्स एजुकेशन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज या कहीं हॉस्पिटल्स भी जो है, जिसकी तस्दीक खुद ईरानी जो वहां पे डिफेंस की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने उसकी तस्दीक की थी और कहा था कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से उनके सिविलियन इलाके
स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से ये जंग चलती रही, जिसमें हमने देखा पहले कि इस्राइल की जानिब से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में वाकया था उसको निशाना बनाया गया, और उसके बाद ही हमने देखा कि जो रिटालिएशन ईरान ने की वो कितनी खतरनाक थी। और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिविलियन इलाके ईरान में है, या हम देख रहे हैं कि कितनी जो कितना नुकसान जो है वहां पे जानी नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो अटैक्स इस वक्त ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं इनका इंपैक्ट जो मुदस्सिर है वो काफी खतरनाक देखा जा रहा है। जिसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही है और कई वीडियोस में साफ साफ पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो इस्राएली डिफेंस फोर्सेस हैं वो किस तरह से भागते हैं जब वहां पे जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे मुतहरिक होता है। वहां पे कई ड्रोन्स हवा में ही जो है वो इंटरसेप्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि वहां पे जब उथल पुथल मचती है और जो अटैक्स होते हैं तो वो किस तरीके से वहां पे अपने बॉम्ब शेल्टर्स में भागते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान एक सुपर पावर कंट्री के साथ लड़ रहा है। खासतौर पे आपको बता दूं कि अमेरिका के साथ किस तरीके से उन्होंने एक जंग लड़ी है। आज 33 दिन हो गए हैं, और 33वें दिन भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नया मिसाइलों का वॉर जो है वो आज जो है ईरान ने शुरू किया है, जिसमें इस वक्त तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब जो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और जो क्लस्टर वॉर हेड्स का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है ईरान की जानिब से। उसकी वजह से इस्राइल में काफी तबाही मची हुई है। हालांकि इस्राइल की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि एक अहम बात यहां पे यह है कि एक अहम बात यहां पे यह है कि जो नुकसान अमेरिका का हुआ है, जो अमेरिका इस्राइल का इस जंग में नुकसान हुआ है, दोनों ममालिक अपने नुकसान को छुपा रहे हैं। और जब अब वेस्टर्न मीडिया को उठाकर पढ़ते हैं या देखते हैं, इनमें से बेशतर मीडिया वो है जिसे अमेरिका या इस्राइल कंट्रोल करता है। और आप देख लीजिए, अगर आप उनकी खबरें सुने और पढ़ें तो उनका नैरेटिव क्या रहता है। उनका नैरेटिव रहता है या तो अमेरिका का जो नैरेटिव है या फिर इस्राइल गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान ने जिस तरीके से पलटकर वार कर दिया, उसने दिखा दिया अमेरिका को कि देखो जी, ईरान के सस्ते हथियार तुम्हारे महंगे महंगे हथियारों को जमीन बोझ कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज भी अमेरिका के अंदर और कल भी अमेरिका के अंदर 90 लाख लोग सड़कों पे आए और ट्रंप से कहा कि हमें यहां पे किंगडम आपकी नहीं बनानी है, यहां पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रंप की सरकार गिरनी चाहिए। आज अमेरिका के लोग कहते हैं कि ट्रंप की सरकार गिरनी चाहिए। और खातिन हज़रात, मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं इस प्रोग्राम में, एक अहम सवाल। कुछ एहतिजाजी मुजाहरे हुए थे ईरान के अंदर और ट्रंप बड़े बड़े बयान दे रहा था, कह रहा था कि वहां के लोग आजादी चाहते हैं इस रिजीम से, ईरान की रिजीम से, ईरान की हुकूमत से, इसलिए लोग सड़कों पे आए और हम उनकी मदद के लिए आएंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज अमेरिका में 90 लाख लोग सड़कों पे आते हैं, एहतिजाजी मुजाहरे करते हैं, तो क्या दुनिया के कुछ ममालिक कहे ट्रंप से, अमेरिका के लोगों से कि हां आप ऐसे ही एहतिजाज करो, हम मदद के लिए आ रहे हैं, अगर ट्रंप की हुकूमत नहीं गिरी तो हम अमेरिका पे बमबारी करेंगे और रिजीम चेंज करवाएंगे? अगर ट्रंप का लॉजिक देखा जाए, अगर ट्रंप का लॉजिक देखा जाए तो फिर इस वक्त दुनिया के हर एक मुल्क को यह हक है कि वो बताए कि 90 लाख एहतिजाजी मुजाहिरीन अमेरिका के शहरी ट्रंप के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं अमेरिका में और कह रहे हैं कि हमें ट्रंप की हुकूमत नहीं चाहिए। आज लाखों लोग इसराइल के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है ट्रंप के लॉजिक से कि दुनिया के कई ममालिक जो है उनका हक बनता है कि वो इसराइल के ऊपर बमबारी करे और इसराइल के लोगों को कहे कि ऐसे ही एहतिजाज करते रहो, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। ट्रंप जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, ठेकेदार समझता है, आज उसको यह बात कहनी होगी दुनिया के सामने कि क्या जब ईरान में थोड़े से लोग एहतिजाज करने के लिए आए तो किस हक से वो कहता है कि मैं उनकी मदद के लिए जाऊंगा और वहां पे रिजीम चेंज करूंगा। और जब आज अमेरिका में 90 लाख लोग एहतिजाज करते हैं तो बताइए क्या दुनिया के कुछ ममालिक, क्या सारे ममालिक कह सकते हैं कि हम अमेरिका पे बमबारी करेंगे अगर ट्रंप ने हुकूमत नहीं छोड़ी? क्योंकि 90 लाख अमेरिकी शहरी खुद ये चाहते हैं कि ट्रंप जो है हुकूमत छोड़ दे। रफी, आपसे जानना चाहूंगा,
आपसे जानना चाहूंगा अमेरिका की ये दोहरी पॉलिसी कि अपने लोग एहतिजाज करें तो उसे जमहूरियत का नाम दिया जाता है और ईरान में लोग एहतिजाज करें तो उसे बगावत का नाम दिया जाता है। मुदस्सिर, सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम आज देख रहे हैं जो पोस्ट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं उनसे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक महीने पहले जो अमेरिकी सदर या अमेरिका का जो इम्पैक्ट था वो अब खत्म हो चुका है। जिस तरह से आप जानते हैं हालिया जो मदद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के कई ममालिक से मांगी थी, उन्होंने सीधे तौर पे उनसे वो मदद जो है मुस्तरद की थी और कहा था कि वो अमेरिकी सदर का नहीं सुनेंगे, वो इस वॉर जोन में नहीं उतरेंगे, ये जंग अमेरिका की है और अमेरिका इस जंग से खुद लड़े और इस जंग से जीत के या हार के सामने आए। मैं आपको बता दूं कि आज किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पोस्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ स्टेटमेंट मीडिया में देते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको यहां पे बता दूं आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तकरीबन 3 जो पोस्ट है वो अपने सोशल मीडिया सोशल ट्रुथ पे करते हैं, लेकिन कोई उनको जो है वो सीरियसली नहीं ले रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं ईरान में जो अटैक्स उन्होंने किए, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में नुकसान नहीं हुआ है, ईरान में माली नुकसान भी हुआ और खासतौर पे जो वहां पे जानी नुकसान हुआ शायद ही उसकी भरपाई कोई कर सकता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट आज भी किए जाते हैं और जिसमें सीधे तौर पे लगता है कि शायद ये जंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीती है और जीत के वो सामने आए हैं। मैं आपको यहां पे बता दूं कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से एक अकेले मुल्क ईरान ने अमेरिका और इस्राइल को घुटनों पे लाया है। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई थी वो बताया गया था कि तकरीबन 28 जो अरब डॉलर है वो अब तक अमेरिका को जंग में लड़ने के लिए आया था खर्चा, और जिसकी वजह से अब जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं क्योंकि ये जंग उनके लिए अब ह्यूमिलेशन साबित हो रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जंग कहीं ना कहीं जो शिद्दत है वो पकड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, एक्सपर्ट्स है, वो ये कह रहे हैं कि ये जंग मजीद बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो नहीं चाहता है कि वो अभी सीज फायर करे, बल्कि जिस तरह से हमने देखा था पासदारान इनकलाब की जानिब से जो दावा किया गया था कि वो अमेरिका और इस्राइल को इस जंग से एक बहुत बड़ी सबक देना चाहते हैं और वो सबक जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो वजीर आजम है इस्राइल के उनको मिल रही है। लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि जो अटैक्स अमेरिका और इस्राइल ईरान पे कर रहा है, वही जो जवाबी हमले ईरान कर रहा है, उनकी शिद्दत काफी खतरनाक है और कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राइल घुटनों पे आ गया है और चाहता है कि वो ये जंग अब खत्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दूसरे मौजू पे भी बात करनी है आज। बहुत बहुत शुक्रिया रफी मुझसे बात करने के लिए। खातिन आजाद, दमशक के अतराफ धमाकों की आवाजें, मुमकिन तौर पर मिसाइलों को फिजा में तबाह किया गया। शाम की दारुल हुकूमत दमशक के अतराफ जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक ये धमाके मुमकिन तौर पर फिजाई दिफाई निजाम की जानिब से मिसाइलों को तबाह करने के नतीजे में हुए। शामी सरकारी टीवी ने इतला दी है कि दमशक के गिरदो नवा में एक के बाद दीगर कई धमाके सुने गए जिनकी इब्तिदाई वजह मिसाइलों की फिजा में रोकथाम बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक फिजाई दिफाई निजाम पूरी तौर पर मुतहरिक हुआ और मुमकिन खतरे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी है। तमाम सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मकामी जराये के मुताबिक धमाकों के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत दी गई है। और इसी असना में यह भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को खत्म करने का दावा किया है और कहा है कि ईरान जंगबंदी के लिए तैयार है, यानी सीज फायर जो है उसके लिए ईरान भी मान गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरान की क़यादत ने जंग रोकने की ख्वाहिश जाहिर की, ताहम अमेरिका की जानिब से सीज फायर के लिए एक अहम शर्त भी रखी गई है। अमेरिकी सदर के मुताबिक जब तक अपनाए हरमुज को मुकम्मल तौर पर खोला नहीं जाता और वहां से गुजरने वाला बहरी रास्ता आजाद और महफूज नहीं होता, उस वक्त तक फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से अभी तक इस दावे की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है और ईरानी हुक्काम की तरफ से मज़ामत जारी रखने के इशारे दिए जा रहे हैं। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब खत्ते में कशीदगी अपने उरूज पर है और आबनाए हरमुज जैसे अहम तिजारती रास्ते पर दबाव आलमी मईशत को मुतासिर कर रहा है।
बात करेंगे उन लोगों की जो हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं और अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, महकमे हेल्थ से वाबस्ता ये मुलाजमीन जो आम लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं और रिया की खिदमत करते हैं। लेकिन सवाल यह है आखिर कब तक NHM एम्प्लॉयज को नजरअंदाज किया जाएगा। आज इन लोगों ने श्रीनगर के साथ साथ कई अजला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे किए, अपनी मांगे सरकार के सामने रखी और जोरदार नारेबाजी भी की। और सवाल वही है, कब तक वही लोग जो सेहत के निजाम को अपने कांधों पर उठाते हैं गैर यकीनी मुस्तकबिल के साए में काम करते रहेंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जो आज एहतजाजी मुजाहरे हुए पीसफुल रहे, पुरअमन रहे और इन लोगों ने सिर्फ कुछ ही बातें जो हैं सरकार के सामने रखी और वो भी इनकी नौकरी से मुतल्लिक। इनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए, इन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने कहा कि हम पिछले कई सालों से इस बात को दोहरा रहे हैं, सरकार के सामने इस बात को रख रहे हैं। इसलिए इन्हें न्यूज भी आज सीधा सवाल पूछ रही हैं और हुकूमत को जवाब देना होगा। क्या NHM एम्प्लॉयज इस निजाम की रीढ़ की हड्डी हैं या नहीं? अगर हैं तो फिर इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों? ये वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन करते हैं, ये वो लोग हैं जो हंगामी हालात में सबसे पहले पहुंचते हैं, ये वो लोग हैं जो मां और बच्चे की जिंदगियां बचाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इनके पास खुद कोई सिक्योरिटी है? क्या इनके पास कोई जॉब गारंटी है? क्या इनके पास EPF, ESI या कोई रिटायरमेंट सपोर्ट है? खातिन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम NHM एम्प्लॉयज की बात करेंगे। एम्प्लॉयज जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर के जिला हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे किए, गैर यकीनी मुस्तकबिल के साए में काम कर रहे ये लोग एक ही दोहार लगा रहे हैं कि हमें सुना जाए और हमारे मसाइल को हल किया जाए। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वो बात कह दी जो बरसों से दबाई जा रही थी। उन्होंने साफ और दो टोक अंदाज में हुकूमत से पूछा कि जब मुल्क की दीगर रियासतों में NHM मुलाजमीन को हुकूक मिल सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? यह महज एक बयान नहीं, ये एक चैलेंज है, एक सीधा सवाल है हुकूमत के लिए। और खातिन हजरात, ये वही मुलाजमीन है जो दीही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में हर मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत करते हैं, मगर बदले में इन्हें क्या मिला? न मुस्तकबिल, न नौकरी, न मुनासिब तनख्वाह, न EPF, न ESI। आखिर ये नाइंसाफी कब तक? अल्ताफ बुखारी ने वाजा कर दिया कि अब वक्त सिर्फ वादों का नहीं बल्कि अमल का है। उन्होंने मुतालबा किया कि एक वाजा टाइमलाइन पॉलिसी बनाई जाए, मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, तनख्वाहों में बराबरी दी जाए और मुकम्मल समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यह सिर्फ मुलाजमीन का मसला नहीं, यह पूरे सेहत निज़ाम का मसला है। अगर वो लोग ही गैर महफूज हो जो आवाम की सेहत का ख्याल रखते हैं तो फिर निज़ाम कैसे मजबूत होगा? और यही वो नुक्ता है जो अल्ताफ बुखारी ने उठाया कि एक मजबूत फलाही निज़ाम उसी वक्त मुमकिन है जब इसके सतून मजबूत हो, और NHM मुलाजमीन ही वो सतून है जो महकमे सेहत की रीढ़ की हड्डी बताए जाते हैं। अब सवाल सीधा है, क्या हुकूमत सुनेगी या फिर आवाज भी नजरअंदाज की जाएगी? मेरे साथ बात करने के लिए बराह रास्त जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी की तर्जुमान इशरत जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशरत जी, हमने देखा कि आज जो है अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के चीफ, उन्होंने एक बयान दिया और जो 48 आवर्स की हड़ताल चल रही है NHM मुलाजमीन की, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी पार्टी इनके सपोर्ट में आई है, इनके हक में बात की है और अपनी पार्टी ने वाजा कर दिया है कि NHM जो है ये महकमे सेहत की रीढ़ की हड्डी हैं जो हमारी सेहतों का ख्याल रखते हैं, इसलिए इनकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है इशरत जी, आपने जो बयान दिया क्या वो सिर्फ बयान तक महदूद है, एक सियासी बयान है, या वाकई अपनी पार्टी संजीदगी के साथ जानती है कि इन लोगों के मसाइल क्या है और उनका हल क्या है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि NHM एम्प्लॉइज के मसाइल ना सिर्फ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जानती है बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर जानता है।
ऐसा लगता है कि शायद मौजूदा सरकार ही नहीं जानती है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने मंशूर में इन लोगों से वादा किया था कि NHM एम्प्लॉइज के जितने भी मसाइल हैं उनको 1 महीने के अंदर अंदर हल किया जाएगा, लेकिन सरकार में न आने की वजह से फिर भी हम इनकी हर वक्त बात उठाते रहे हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि NHM एम्प्लॉइज जिस वक्त कोविड के दौरान पूरा सिस्टम कोलैप्स के कगार पर था, उस वक्त NHM एम्प्लॉइज ने अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, फिर चाहे वो टेस्टिंग हो, फिर चाहे वो ट्रेसिंग हो, फिर चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो, या फिर क्या ये जो कैंपेनिंग्स है इन्होंने चलाई। लेकिन इनको उसके बदले मिला क्या? ना ही जॉब सिक्योरिटी, ना ही फाइनेंशियल सुटेबिलिटी, और ना ही इनका जो विकार जिसके ये हकदार थे। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जिन लोगों से सिस्टम चलता है, फिर चाहे वो NHM हो या वो आरजी मुलाजमीन हो, जिन लोगों से सिस्टम चलता है उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जी ये बताइए, इशरत जी वक्त मेरे पास कम है, अंडरपेड है। आप मेरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वर्कर इनसिक्योर और अंडरपेड है, मुझे बताइए सिस्टम कैसे एफिशिएंट हो सकता है? यह एक सवाल है जी। अच्छा जी, अल्ताफ बुखारी साहब का बयान मैं पढ़ रहा हूं और मेरी टीम ने मुझे बताया कि अल्ताफ साहब ने अपने बयान में कहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में अगर NHM एम्प्लॉइज को जो है रेगुलर किया जा सकता है, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जा सकती है, उनके मसाइल हल किए जा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। और मुझे यह भी बताया गया है कि अल्ताफ साहब ने एक अहम नुक्ता अपने प्रेस नोट में उठाया है। उन्होंने कहा है कि NHM एम्प्लॉइज की 90% फंडिंग डायरेक्टली सेंटर से आती है, मरकजी सरकार से आती है, जबकि जम्मू कश्मीर का अपना बजट इसमें सिर्फ 10% होता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे यूटी है, तो वो 10% भी सरकार से ही आएगा, यानी 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी। और मुझे यह भी बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार इन्हें रेगुलर करना चाहती है तो कर लें, जितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी उतना देने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा जो है अल्ताफ बुखारी साहब ने भी अपने बयान में कहा है। आप जरा इसकी वजाहत करें। बिल्कुल, देखिए मैं अगर बात यहाँ पर करूं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10% जो है यहाँ की मौजूदा सरकार को अगर इनको करना होगा तो ये कर लेंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इस वक्त असेंबली के अंदर जहां मसाइल उठने चाहिए, जहां NHM एम्प्लॉइज की बात होनी चाहिए, जहां कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, आरजी मुलाजमीन की बात होनी चाहिए, उन पर सिर्फ कमिटियां बनती है। ये लोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, तो इनको कोई कंसर्न नहीं है। आज जब NHM एम्प्लॉइज सड़क पर है, जिस वक्त पैंडेमिक हो या आप बात करें जो रूरल आउटरीच हो या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन रही, ये लोग उस वक्त खड़े रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है। इसके बाद मुझे NHM के स्पोक्सपर्सन अब्दुल रूफ से भी बात करनी है। मैं आपसे मुख्तसर जानना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम में बहुत कम वक्त बचा है और उसके बाद दिल्ली स्टेडियो से भी हमें डिबेट करना है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा इशरत जी, आज हमने देखा 48 आवर्स की जो सिट इन प्रोटेस्ट हैं वो NHM एम्प्लॉयज ने शुरू कर दी। श्रीनगर में भी हो रहे हैं, पुलवामा में भी हो रहे हैं, जम्मू में भी हो रहे हैं। तकरीबन जो मुझे बताया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं, 48 आवर्स के लिए हैं। आज इनका पहला दिन था, कल इनका दूसरा दिन है। लेकिन मेरी टीम मुझे बता रही है कि जिस तरीके से आपने इनकी हिमायत की, इनके मांगों को जायज ठहराकर कहा हुकूमत से कि उनको मसला हल किया जाए, और हुकूमत को कहीं ना कहीं आपने रोड मैप भी दिखाया कि इसमें आपको कुछ खर्च करना है नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे फंड कर रही है, और उसी तरह पे आप उनको रेगुलर कर दे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में किया गया है। यानी पॉलिसी मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, बस अमली जामा पहनाने की जरूरत है। लेकिन आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपकी जो यूथ विंग है या आपके जो अहदेदारान हैं, मैंने किसी भी एहतजाज में उनको नहीं देखा कि वो इन एहतजाजी मुजाहिरीन से बात करने के लिए जाए और इन्हें पार्टी की तरफ से पैगाम दे कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रेस रिलीज करना अच्छी बात है, इनके लिए बात करना अच्छी बात है, लेकिन अमली तौर पर जमीनी सतह पे हमने ना आपका कोई यूथ विंग देखा, ना ही किसी ओहदेदार को देखा जो इनके पास जाता, दो अल्फाज इनके लिए कहता कि हम आपके साथ खड़े हैं और हुकूमत के साथ आपके लिए झगड़ा भी कर सकते हैं।
देखिए, जिस तरह आप बात कह रहे हैं, जी। इससे पहले जिस वक्त ईद का बड़ा दिन था, तो जिस वक्त हमें पता चला कि एनएचएम एम्प्लॉइज को इस बड़े दिन पर सैलरी प्रोवाइड नहीं की गई है, जबकि ये सिर्फ 12,000 लोग नहीं है, इनके साथ लाखों लोग जुड़े हैं जिनका पेट पालने के लिए इनको वक्त पर पैसा नहीं मिलता। उस वक्त भी हमारी आवाज इनके लिए बुलंद थी, और ना केवल एनएचएम एम्प्लॉइज के लिए बल्कि हर उस नौजवान के लिए जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार में इस वक्त अपना इंसाफ मांग रहा है, चाहे फिर वो आरजी मुलाजमीन हो। हमने हर वक्त टाइम मेरे बात पास की, बहुत कम और है। आप मैं कह रहे हैं, मुख्तसर आपने आपसे प्रेस जानना रिलीज- चाहूंगा, आपने आपकी कहा, यूथ आपने विंग, प्रेस आपका रिलीज कोई नहीं भी निकाला। ओहदेदार इनके पास नहीं गया? प्रेस रिलीज आपने बयान कर दिया, जारी कर दिया, हमें भी मिला, दूसरे मीडिया हाउसेस को भी मिला, अच्छी बात है, हम उसके लिए आपको सराहते हैं, अल्ताफ साहब को सराहते हैं कि उन्होंने ये बयान जो है हकाइक के साथ, फैक्ट्स के साथ और रोड मैप के साथ लोगों के सामने रखा। लेकिन मेरा सवाल मुख्तलिफ है। ये बताइए कि आपका कोई भी यूथ लीडर, आपका कोई भी ओहदेदार, आपका कोई भी ब्लॉक लेवल का ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं गया ताकि इन्हें यकीन दिलाए कि आप हमारे कौम के नौजवान हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत नहीं करेगी तो हम मजबूर करेंगे हुकूमत को? ये बताइए, अगर आज नहीं गई तो क्या कल जाएंगे? टेल मी दिस थिंग। मेरी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वही जमात है जिसने पहले भी जमीनों और नौकरियों का तहफ्फुज लाया। अब आपकी बात ये रही कि आपने कोई लीडर इनके साथ क्यों नहीं गया? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनके साथ नहीं गया या इनके साथ एहतिजाज में खड़ा हुआ। मैं नहीं, लेट मी करेक्ट, यू हैव मिसअंडरस्टूड माय क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जाना है इनके साथ बैठ के एहतिजाज करना है। मैं ये कह रहा हूं कि बतौर एक सियासी जमात और बतौर एक जिम्मेदार सियासी जमात, जिस तरीके से आपने आज जिम्मेदारी के साथ सियासी बयान जारी कर दिया इनके हक में, इनके सपोर्ट में, तो उसी जिम्मेदारी के साथ आपका कोई नुमाइंदा जा सकता था श्रीनगर में, पुलवामा में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी इनके पास, और इनसे कहता कि अपनी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके मुतालबात जायज हैं और हम हुकूमत के साथ इसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, आपके हुकूक के लिए। ऐसा हमने नहीं देखा। बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसका आंसर देना चाहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आज दिन में सुबह ही जब इनका हमने प्रेस रिलीज देखा, उसी वक्त प्रेस बयान आया, और इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, और मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम इनके लिए खड़े हैं। चाहे अभी तो एक दिन हुआ, आज प्रोटेस्ट हुआ, अभी तो 48 आवर्स का प्रोटेस्ट है, हम इनके साथ है, शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। और हमें पता है कि इनकी क्या आप खुद जाती तौर पे कल कहीं जाएंगी जहां पे ये एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं? जैसे कि मुझे बताया गया है कि श्रीनगर में सीएमओ ऑफिस के प्रेमिसेस में ये पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, इसी तरीके से दीगर हेडक्वार्टर्स पे। क्या आप खुद जाती तौर पे बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपनी पार्टी जाएंगी और इनसे कहेंगे कि अल्ताफ साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि अपनी पार्टी आपके साथ खड़ी है? जी बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर उस नौजवान के लिए खड़े हैं जो इस वक्त। Will you go yourself tomorrow to visit these protesters? Yes. Thank Why you very not? much. Why Tomorrow, not? please जब हम make a बात video कर रहे clip, and हैं, I'm जब हम also इनके लिए sending my बात कर रहे हैं, हम cameraman इनके लिए खड़े हैं। if you will tell us the venue, and definitely we will cover that. और मैं देखूंगा कि आप सच्ची हैं या नहीं। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एएनएन न्यूज। थैंक यू वेरी मच। इशरत जी बात कर रही थी अपनी पार्टी की तर्जुमान और बता रही थी कि अपनी पार्टी इन मुलाजमिन के साथ है। आज अपनी पार्टी की तरफ से जो प्रेस रिलीज सामने आया उसमें यही कहा गया कि जो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में पॉलिसी बनी है उसी के तहत इन 12,000 मुलाजमों को भी यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी दी जाए। अल्ताफ बुखारी ने कई नुकात उसमें उठाए हैं जो कि एक पॉलिसी भी बन सकती है अपने आप में, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उस बारे में भी आज के प्रोग्राम में मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं थोड़ी ही देर में मेरे साथ नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज के स्पोक्स पर्सन अब्दुल रूफ, जो हमसे बराह रास्त बात करेंगे और बताएंगे कि एहतिजाजी मुजाहरे 48 आवर्स सिट इन कब तक जारी रहेगा, उनके मुतालबात क्या है, उनके ज़बानी सुनेंगे और साथ ही में उनसे पूछेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या सोचते हैं कि जो आज जो है कई पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया है। खातिन और हजरात, आज मैं सीधा सवाल पूछूंगा और हुकूमत को जवाब देना होगा। क्या एनएचएम मुलाजमीन इस निजाम की रीढ़ की हड्डी नहीं? अगर हैं तो फिर इनके साथ नाइंसाफी क्यों? ये वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन करते हैं, ये वो लोग हैं जो हंगामी हालात में सबसे पहले पहुंचते हैं, ये वो लोग हैं जो मां और बच्चे की जिंदगियां बचाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इनके पास खुद कोई सिक्योरिटी है? क्या इनके पास जॉब गारंटी है? क्या इनके पास ईपीएफ
ESI या कोई रिटायरमेंट सपोर्ट है? जवाब है नहीं। तो फिर यह कैसा निजाम है, यह कैसा इंसाफ है? यहां वाज़ह तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से अपनी पार्टी के चीफ सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कुछ अहम नुकात का तज़किरा किया, और मेरी जिम्मेदारी है आप तक वो अहम बातें जरूर पहुंचाऊं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के चीफ ने वाज़ह तौर पर कहा और कहा कि उन्होंने कहा कि NHM मुलाजमीन बरसों से गैर यकीनी सूरत हाल में काम कर रहे हैं, और यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह ग्राउंड रियलिटी है। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों में यह मसला हल हो चुका है, तो सवाल यह है जम्मू कश्मीर में अब तक यह मसला हल क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या यह मॉडल नहीं, क्या यहां वसाइल नहीं, या फिर यहां संजीदगी नहीं? यह सवाल अल्ताफ बुखारी ने उठाया। यह बड़ा सवाल है। अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत को वाज़ा रोड मैप भी दिया। टाइम बाउंड पॉलिसी बनाइए, मुलाजमीन को मुस्तकिल कीजिए, तनख्वाहों में बराबरी दे दीजिए और सोशल सिक्योरिटी यकीनी बनाइए। यह कोई जज्बाती मुतालबा नहीं है अपनी पार्टी की तरफ से, यह एक पॉलिसी लेवल की डिमांड है। और मैं आज यह कह रहा हूं, अगर आप NHM मुलाजमीन को नजरअंदाज करते हैं तो यह आप दरअसल आवाम की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि एक गैर महफूज मुलाजिम कभी मजबूत निजाम नहीं बना सकता। यह वक्त है फैसले का, यह वक्त है एक्शन का। और सीधा सवाल, कब तक NHM मुलाजमीन को वादों पर रखा जाएगा और कब उन्हें उनका हक मिलेगा? अल्ताफ बुखारी ने जो कहा वो सिर्फ एक सियासी बयान नहीं, वो एक आईना है जिसमें हुकूमत को अपने किरदार, अपनी कारकर्दगी देखनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा, अल्ताफ बुखारी ने साफ तौर पर कहा, मुल्क की दीगर रियासतों में NHM मुलाजमीन के मसाइल हल हो चुके हैं, तो सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? क्या यहां वसाइल की कमी है या नीयत की कमी? ख्वातीनो हजरात, बुखारी ने हुकूमत को वाज़ा पैगाम दिया, अब सिर्फ यकीन दहानियों से काम नहीं चलेगा। एक टाइम बाउंड पॉलिसी चाहिए, मुस्तकिली चाहिए, तनख्वाहों में बराबरी चाहिए, और सबसे बढ़कर इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। क्योंकि याद रखिए, एक गैर महफूज मुलाजिम एक कमजोर निजाम की अलामत होता है, और एक मजबूत सेहत निजाम तभी मुमकिन है जब इसके फ्रंट लाइन वर्कर्स मजबूत हों। यह सिर्फ NHM मुलाजमीन की लड़ाई नहीं है, यह हर उस मरीज की लड़ाई है जो अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा है। यह हर उस मां की लड़ाई है जो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए उन्हीं के कांधों पर जो है भरोसा करती है। और आज सवाल सीधा है, क्या हुकूमत इन लोगों के साथ खड़ी होगी या फिर रीढ़ की हड्डी यूं ही कमजोर होती रहेगी? अल्ताफ बुखारी ने साफ तौर पे कहा कि पॉलिसी भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स भी देने के लिए तैयार है और दे भी रही है। यहां की हुकूमत पर कोई बोझ नहीं, उन्हें सिर्फ एक ऑर्डर निकालना है कि इनको मुस्तकिल करते हैं हम और इनकी डिमांडों को पूरा करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना है कि आपने पहले ही यकीन दहानी कराई थी कि NHM मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए जो भी मजीद फंड चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। छोटा सा काम है, छोटा सा काम है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। मुझसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, मुझे बताया गया है कि जो है NHM के स्पोक्स पर्सन थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो वो मेरे साथ जुड़ेंगे, ताकि हम उन्हें भी सुन लें, क्योंकि उन्हें ना सुनना नाइंसाफी होगी। और हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम उनसे भी बात करें और जानें उनसे कि ये एहतिजाज सब किसके बारे में है। ख़ातिनो हजरात, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम ज़मीनी हकीकत का संजीदा और गैर जानिबदाराना जायजा लें तो एक बात बिल्कुल वाज़ा हो जाती है कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM जम्मू कश्मीर के सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। देही इलाकों से लेकर दूर दराज पहाड़ी खुत्तों तक जहां मुस्तकिल डॉक्टर और अमला दस्तयाब नहीं होता, वहां यही NHM मुलाजमीन बुनियादी सेहत खदमात फराहम कर रहे हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन हो, माँ और बच्चे की देखभाल हो, या हंगामी हालात में फौरी रेस्पॉन्स। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि जो तबका आवाम की सेहत का मुहाफिज है वो खुद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। न मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, न मुनासिब तनख्वाह, न EPF, न ESI, न ही रिटायरमेंट के बाद कोई वाज़ा सहारा। यह एक ऐसा तुजाद है जो किसी भी फलाही निज़ाम के लिए सवालिया निशान है। बतौर एक सेहत के माहिर
उन्होंने एनएन न्यूज को बताया कि वो समझते हैं, पूरे यकीन के साथ वो ये कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी मजबूत हेल्थ सिस्टम की बुनियाद एक महफूज और मुतमईन वर्क फोर्स पर होती है। अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स खुद अदम तहफ्फुज का शिकार होंगे तो सर्विस डिलीवरी भी मुतासिर होगी और इसके बराह रास्त असरात अवाम पर पड़ेंगे। खातिन हजरात, इसी बात को जो है आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी उठाया। उन्होंने अपने बयान में न सिर्फ बरवक्त बल्कि हकीकत पर मबनी कार्रवाई का भी इशारा दिया। उन्होंने जिस जुर्रत के साथ एनएचएम मुलाजमिन के मसाइल को उजागर किया वो दरअसल जमीनी हकाइक की अक्कासी करता है। यह कोई सियासी बयान नहीं बल्कि एक पॉलिसी लेवल की संजीदा निशानी है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुल्क की कई रियासतें पहले ही एनएचएम मुलाजमिन को बेहतर सहूलियात, मुस्तकिली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि हल मौजूद है, मॉडल मौजूद है, जरूरत सिर्फ नीयत और तरजीह की है। उन्होंने हुकूमत को जो मशवरा दिया वो एक वाज़ा वक्तबंद पॉलिसी के तहत मुस्तकिली, तनख्वाहों में बराबरी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। यह दरअसल एक जामा इस्लाहाती एजेंडा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खातिन हजरात, ये सिर्फ मुलाजमिन का मसला नहीं, ये अवामी सेहत का मसला है। ये सिर्फ तनख्वाहों की बात नहीं, ये निज़ाम के इस्तेकाम की बात है। अगर हम वाकई एक मजबूत, मौसर और अवाम दोस्त सेहत निज़ाम चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन लोगों को इंसाफ देना होगा जो इस निज़ाम को अपने कांधों पर उठाते हैं। और हकीकत यही है, एनएचएम मुलाजमिन के मसाइल हल करना दरअसल जम्मू कश्मीर के हर शहरी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में सरमायाकारी है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं एनएचएम के स्पोक्स पर्सन, एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन अब्दुल रूफ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि आपके वहां रोशनी कम है लेकिन हम बात करेंगे आपसे और पूछना चाहूंगा रूफ साहब, 48 आवर्स का सिट इन, इस बारे में मुख्तसर जानना चाहूंगा, कब खत्म होगा, मांगे क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्तन फौक्तन अपनी बात रखने का मौका देते हो आपके प्लेटफॉर्म के जरिए। आज जो जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम दिया था 4-5 दिन पहले, 48 घंटे का सिट इन प्रोटेस्ट कम स्ट्राइक, अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोजेक्ट जो हमने डिमांड्स पहले ही सरकार के सामने रखी है उनसे अनदेखी हो रही है। हमारी मेन एंड प्राइम डिमांड इज दैट इज टू रिवाइज द सैलरी ऑफ एनएचएम एम्प्लॉयज। रिसेंटली जो हमारा नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहां की सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया, बजट में एक रखा गया, एक प्रोविजन रखा गया, एनएचएम एम्प्लॉयज की सैलरी को तकरीबन 70% बढ़ा दिया गया। हमारा जम्मू कश्मीर सरकार से आपके माध्यम से मुतालबा रहेगा कि आप एनालॉगी लीजिए हिमाचल प्रदेश के, बाकी स्टेट्स की, दिल्ली की, हरियाणा की, आप वहां का सैलरी स्ट्रक्चर देखिए और जम्मू कश्मीर के एनएचएम एम्प्लॉयज का सैलरी स्ट्रक्चर देखिए। हम पिछले 20-20 साल से जम्मू कश्मीर में काम करें, दूर दराज इलाकों में काम करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, मैनेजर स्टाफ की बात करें, दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, मगर मिलता क्या है? पीनट्स, मीगर वेजेस, जिससे ना हम अपने बच्चों को सही तरह से पढ़ा सकते हैं, ना अपने घर के खर्चा चला सकते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा रहेगा मैं डिमांड टू रिवाइज द सैलरी। हमें जो है 8:30 बजे दिल्ली स्टेडियो से डिबेट भी करना है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आज आप एहतिजाजी मुजाहरे करने पे 48 आवर्स सिट इन पर मजबूर क्यों है? क्या हुकूमत से कोई बातचीत हुई थी, अपने मुतालबात उनके पास रखे थे, या सीधे ही उनसे कोई मुतालबा किए बगैर आप एहतिजाज पे बैठ गए? हमने सरकार से बार बार मुतालबा किया, इससे पहले भी हम ऑनरेबल मिनिस्टर से मिले भी, जो हमारे बाकी जो अफसर साहबान उनसे भी मिले थे, मगर हमारी जो डिमांड्स उनको अनदेखी हुई है, आज तक उन पे तवज्जो नहीं हुआ है। इसलिए हमें मजबूर आज रोडों पे आना पड़ा, मजबूर किया सरकार ने हमें रोड पे आने के लिए ताकि हम अपनी डिमांड्स को मनवा सके, क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है पेशेंट्स के लिए अस्पताल में, मगर सरकार हमें मजबूर कर रही है। हम रोडों पे नहीं आना चाहते मगर मजबूर हमें रोड पे लाया जा रहा है। 48 आवर्स का है, आज ये शुरू हुआ था, इख्तिताम कब होगा? अभी कल तक हमारा 48 आवर्स का स्ट्राइक जारी है। कल शाम तक नहीं माना, आपकी जम्मू कश्मीर की गौर नहीं किया तो क्या करेंगे आप? जम्मू कश्मीर की कोऑर्डिनेशन कमेटी एनएचएम एसोसिएशन कल तक शाम तक बैठेगी और इस पे आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो आप चॉक आउट करेंगे। अच्छा, ये आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, अल्ताफ मोहम्मद बुखारी अपनी पार्टी के चीफ, उन्होंने आपके हक में बयान दिया है और कहा है कि आपकी जो मुतालबात है वो जायज़ हैं, और साथ ही में उन्होंने हरियाणा और दीगर रियासतों की मिसालें दी हैं और कहा है कि 90% फंडिंग इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, सिर्फ एक ऑर्डर इजरा हो सकता है और आपके मसाइल हल हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे पहले मैं जो अल्ताफ बकर साहब ने उसको मैं वेलकम करता हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, हमारे हित के लिए स्टेटमेंट क्या जारी किया, और हमारी गुजारिश उनसे भी बाकी जो हमारे एमएलए एक्स एमएलए उनसे गुजारिश है कि आप सरकार के सामने ये बात रखिए, हमारे मुतालबात को रखिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से डायरेक्शन है कि जम्मू कश्मीर कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी तरफ से कम एक प्रेस बयान, एक ट्वीट तो आ जाना चाहिए। हमारे जवान सड़कों पे हैं, पुरअमन एहतिजाज कर रहे हैं, कई सालों से एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, आज वो जो है एहतिजाज पे फिर बैठने पर मजबूर हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता अपनी पार्टी के बगैर किसी और ने जो है बयान दिया है। मुझे नहीं लगता कि शायद एनएन न्यूज़ की ये खबर देखकर उन्हें पता चले कि आप एहतिजाज कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, मैंने पहले भी बताया गया कि हमारा जो बाकी जो सैलरी रिविजन के हवाले से मैंने बात की। अब दूसरा जो मसला है दैट इज टू सिक्योर द जॉब पॉलिसी ऑफ द एनएचएम एम्प्लॉय, जो 20-20 साल से काम करे, आधे अब रिटायर भी हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं। जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, जिसको हमने सरकार के सामने एक प्रपोज रखा था, गोल्डन हैंडशेक। उसमें हमारा ही पैसा जाएगा, सरकार को कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, क्योंकि हम पहले ही सरकार को एक कॉर्पस फंड दे रहे हैं, 100-150 महीने का काट रहे हैं, 300 रुपए काट रहे हैं। हमने सरकार से मुतालबा है कि उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाई, ताकि जो रिटायर बंदे हो जाए उनके लिए उनको एक सहारा मिल जाए, रिटायरमेंट के उनके बच्चों के लिए और उनको खुद के लिए एक सहारा मिल जाए। दूसरी बात, जैसे कि रेगुलराइजेशन की बात हम करें, भारतीय सरकार जो कि रिसेंटली जो हमारी मिनिस्टर बार बार ये बयान देते आ रही है कि ये हमारे मुलाजिम नहीं, सेंटर के मुलाजिम है। मैं उनको बावर कराना चाहूंगा कि जो भारतीय सरकार है, गवर्नमेंट है, फ्रॉम they are always directing the states and UTs. They can absorb the employees working at NHM. इनमें कोई परेशानी नहीं है। बजट आएगा वो सेंटर से आएगा, बाकी अब्जॉर्ब उनको स्टेट नहीं करना है, वो सेंटर ने नहीं करना है। ठीक है, मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में और सोचेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ नई डेवलपमेंट जो है इस सिलसिले में आती हैं। फिलहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आपके इस एहतिजाज से जाग जाए और आपके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उन्हें पूरा किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मैं मुदस्सिर याकूब दूसरे मौजू पे बात कर रहा था, जिसमें हमने देखा कि एनएचएम मुलाजमीन जो हैं एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और साथ ही में अपनी मुतालबात सरकार के सामने रख रहे हैं। किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से फिलहाल इनके हक में कोई बयान नहीं आया आज, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से जो बयान आया उसमें साफ कहा गया कि दूसरे रियासतों में जिस तरीके से एनएचएम एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दी गई, रिटायरमेंट की सिक्योरिटी दी गई, उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। एनएचएम के तमाम फंड्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस हवाले से ये भी कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ के एनएचएम एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करना चाहती हैं, रेगुलर करना चाहती हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करना चाहती हैं, उन्हें मज़ीद जॉब बेनिफिट्स देना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सिलसिले में मज़ीद फंड्स देने के लिए तैयार है। यानी उमर सरकार की तरफ से एक ऑर्डर और इन 12,000 लोगों का, 12,000 फैमिलियों का मसला हल हो सकता है। इसी बात को आज अल्ताफ बुखारी ने अपने प्रेस रिलीज में दोहराया और उनकी स्पोक्स पर्सन इशरत भी बात कर रही थी, उन्होंने भी इन बातों को दोहराया। मसला छोटा सा है और एक सिंपल सा ऑर्डर इन मसाइल को हल कर सकता है। बार बार अच्छा नहीं रहेगा कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ आज 48 आवर्स का सिट इन करे और कल इन्हें फिर से एहतिजाज करना पड़े। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। कल मेरे साथी तारिक भट्ट रहेंगे आपके साथ, जो आपको बताएंगे कुछ खास और खासी, कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे कल के प्रोग्राम में, जो बताएंगे दुनिया कहां जा रही है, वर्ल्ड पावर कौन है अब और आने वाले दिनों में क्या कुछ दुनिया में खास होने वाला है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। मैं मुदस्सिर याकूब गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं। खुदा हाफिज। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले।
मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है।